नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सारस्वत आपका वापस स्वागत करता हूँ सारथी एकेडमी के इस सेशन में। 2 महीना निकल चुका है, टाइम बहुत लग गया है। लास्ट वीडियो 2 महीना पहले आया था और अभी 2 महीने बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ समस्याएं हो गई थी जिसके कारण मैं बना नहीं पाया। और अभी 2 दिन पहले ही आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी कर दिया है। पद कम है, कुछ कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बढ़ेंगे पद, और हो सकता है बढ़ भी जाएं और हो सकता है ना भी बढ़े। तो जो गंभीर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही हार और जीत है। आर पार का माहौल है कि करना है। और रीट की भर्ती भी आ रही है, सेकंड ग्रेड निकल ही गई है। तो जो विद्यार्थी कच्चे पक्के हैं, जिनको लग रहा है, संशय है मन में कि हमारा से नहीं हो पाएगा, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पद पर आगे बढ़ने से पहले ही सोच लें कि जैसे पद पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन रहेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लंबी भर्ती होगी, कंपटीटर ज़्यादा आएंगे, सिचुएशंस ऐसी होगी कि हैंडल नहीं हो पाएगी। तो जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्विच कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड में चले जाएं या रीट में चले जाएं। बट जो गंभीर है कि जिन्हें लगता है कि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं, हमने ठान लिया है कि इसको करना है, तो कर सकते हैं। तो 2 महीने बाद मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 2 वीडियो नहीं बना पाया, आगे के वीडियो, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा कि नहीं बना पाया। प्रयास करूँगा कि अब कंटिन्यू बनाता रहूँ, क्योंकि अभी सर्दी की छुट्टी आने वाली है, मैं भी विद्यालय से फ्री हो जाऊँगा। तो उस दौरान पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ बना लूँ। नोट्स मैंने तैयार किए हैं कुछ तो, और कुछ आगे करता रहूँगा, तो पढ़ते रहेंगे। तो सीधा वापस मुद्दे पर चलते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र का। जो प्रथम बिंदु था वही सिलेबस में, वही, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैंने अभी सिलेबस देखा है तो उसमें यही था कि पहला जो बिंदु है वो गुप्त काल और मुगल काल जो है, उसके अंदर की जो कला संस्कृति और साहित्य उसी पे है। तो गुप्त काल का जो साहित्य था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग गुप्त काल की जो मंदिर स्थापत्य और कला है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों से एक प्रश्न निश्चित आता है। और 75 प्रश्न ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। 100 प्रश्नों की कुछ कह रहे थे, लेकिन 75 प्रश्न ही हैं। उसमें साइकोलॉजी भी इन लोगों ने डाल दी है। तो हो सकता है कि प्रश्न आएगा, किंतु एक टॉपिक दिया है तो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, गुप्त काल और मुगल काल की कला और साहित्य जो है बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो ऑब्वियसली उसमें समय लगे, उसमें से प्रश्न आने की संभावना होती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ना मेरे पास वाइट बोर्ड है, ना डिजिटल बोर्ड है। बस जो कुछ है मेरा अपना ज्ञान है, जो मेरी अपनी मेहनत है, वो उसी पे काम कर रहा हूँ। कोई गाइड से नहीं, अपनी रेफरेंस बुक जो मैंने इतिहास में पढ़ी उन्हीं से मैं काम करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि पॉइंट छोटे हैं। इसके बाद सीधा मुगल काल पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से पुनः रहेगी कि सब्जेक्ट जो पेपर होगा, जो आपका सब्जेक्ट का मैटर होगा, वो कम से कम लगभग 200 नंबर आप लोगों को मिनिमम लाने ही है। उसके अंदर मिनिमम 200। हाँ, इतिहास अगर आप हिंदी साहित्य से हैं, हिंदी से हैं, तो आपको 250 भी नंबर लाने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। 300 प्लस कट ऑफ रहती है। तो सब्जेक्ट को आप साथ ही साथ मजबूत करते हुए चलिए। फर्स्ट पेपर, क्योंकि अभी परीक्षा में लगभग माना जाए तो 6-7 महीने हैं, तो फर्स्ट पेपर 6-7 महीनों में आराम से हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो नहीं हो पाता है, वो होता है सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर के लिए आप स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाइए। रोज़ पढ़िए, 3-4 घंटा डेली पढ़िए, 1-2 घंटा फर्स्ट पेपर पढ़ लीजिए। 6 घंटे अगर आप 6 महीने तक पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड आपके लिए दूर नहीं है। मैं तो इतना भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मेरे कॉलेज रहता था, स्कूल में भी पढ़ाने जाता था, विद्या संबल में भी पढ़ाया है, तो सिचुएशंस थी, नहीं पढ़ पाया। लेकिन आप लोग अगर फ्री हैं तो पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो अंतिम बिंदु था वो हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। गुप्त काल का जो है, हमने उसकी जो पुस्तकें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। वराहमिहिर वाला है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कर है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, उससे प्रश्न आने की संभावना है। अगर 3 प्रश्न आएंगे तो 2 प्रश्न साहित्य से होंगे। मतलब कि अगर 3 ग्रुप हैं तो उन 3 ग्रुप में से अगर प्रश्न आते हैं तो 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न साहित्य से होंगे, 1 प्रश्न स्थापत्य से हो सकता है। तो ऐसे चलता रहता है। या कभी कभी हो जाता है कि 2 प्रश्न मंदिर और स्थापत्य से पूछ लेते हैं अगले ग्रुप में। मतलब हर एक पेपर में एक ना एक प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और इतिहास वालों के लिए तो
रिवीजन है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं उनके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। इजी टॉपिक है, केवल कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। याद करने का मतलब है कि रटनी है। थोड़ा गला खराब है सर्दी के कारण, तो आप उसको सहिष्णु बन के सहन करिएगा। अब हम लोग चलते हैं गुप्तकालीन कला व स्थापत्य की ओर। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य। स्थापत्य के अंदर देखा जाए तो मंदिरों से प्रश्न आते हैं, जो मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं वो प्रश्न आएंगे मंदिरों से, कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, किसने बनाया है, वो सारे प्रश्न हमको इसमें मिल जाते हैं। गुप्तकालीन कला मंदिर कला और मूर्ति कला में विभाजित हो सकती है। अब हम देखते हैं मंदिर निर्माण कला। मंदिरों का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ। जो भारत है, प्राचीन भारत का जो इतिहास हम लोग देखते हैं, उस प्राचीन भारत में पहले मंदिर बनते थे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर नहीं बनते। तो गुप्त काल में क्या होने लगा, गुप्त काल में जो मंदिर बन रहे हैं वो व्यापक स्तर पर मंदिर बनना प्रारंभ होते हैं। मतलब बड़े बड़े मंदिर, फैले हुए मंदिर, विशाल मंदिर हैं, गेट बने हुए, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, अलंकार मूर्तियों में बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाई की गई। ऐसे डिजाइन वाली जो मूर्तियां हैं वो सब गुप्त काल में बनना प्रारंभ हुआ। तो मंदिर और मूर्ति कला, मंदिर कला और मूर्ति कला दोनों गुप्त काल की विशेषता है। मंदिरों के अंदर जो एक शैलियों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मंदिर किस प्रकार से बनेगा, एक शैली होती है कि उसकी मंदिर का डिजाइन कैसा होगा। तो कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कुछ डिजाइन ऐसे सीधे ऊपर पंचभुज आकार में होते हैं। तो अलग अलग डिजाइन के मंदिर बनते हैं। तो जो गुप्त काल की जो शैली है वो कौन सी शैली है, नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल के मंदिर किस शैली में बनाए गए, नागर शैली। और उस नागर शैली में भी एक और नाम आ जाता है पंचायतन शैली। नागर शैली का ही दूसरा नाम है पंचायतन शैली। अब पंचायतन शैली क्या होता है कि जो मंदिर बना है वो जाते जाते 5 भागों तक बढ़ जाता है। इस प्रकार के मंदिर बनते हैं, ये 5 आयत बने होते हैं इसके अंदर। तो मुख्य मंदिर तो यहाँ होगा और यहाँ से प्रवेश लेकर आपको 5 आयत मिलेंगे। यानी मुख्य जो गर्भगृह होगा जहाँ पर कोई मूर्ति है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर आपको 5 आयत मिलते हैं। मतलब 5 छोटे छोटे मंडप या 5 छोटे छोटे बरामदे, इस प्रकार की चीज़ें हमको मिलेगी स्थापत्य में। इसलिए इसको कौन सी शैली कहते हैं, पंचायतन शैली। इस काल की एक और क्या विशेषता है कि इसमें शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। पहले जो मंदिर बनते थे वो क्या होते थे मित्रों, केवल फ्लैट मंदिर बनेंगे, ऊपर उनके शिखर नहीं होगा। शिखर क्या होता है, जो उसके ऊपर गुंबद बना जाए या ऐसा त्रिकोण जैसा संरचना बनती है। अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा गुंबद वाला शेप होता है, ये मंदिरों की विशेषताएं होती थी। ऊपर झंडे लगते थे, ध्वज लगता था। तो ये जो शैलियाँ हैं, तो उससे पहले क्या हुआ, गुप्त काल से पहले जो मंदिर बनते थे उनके अंदर शिखर नहीं होते थे। मतलब उनके ऊपर केवल ऐसे फ्लैट बिल्डिंग होगी, चौकोर बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं, अंदर मूर्ति वगैरह सब रखी जाएगी, गर्भगृह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर उसके ऊपर शिखर नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, इस काल के जो मंदिर थे उनके अंदर इन्होंने शिखर बनाना प्रारंभ कर दिया, मंदिरों के ऊपर शिखर बनना प्रारंभ हो गया। तो शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण किस काल में प्रारंभ होता है, गुप्त काल में। ये भी पर इम्पोर्टेंट बिंदु है। मंदिर निर्माण में ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। अब ईंटें भी शामिल हो रही है और पत्थर भी शामिल हो रहे हैं। उसके पहले मंदिर जो है चूने से मिलकर बनाकर या मिट्टी के गारे से लीपा पोती करके मंदिर बन जाते थे, पत्थर यूज करते थे, लीपा पोती करके काम चल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, मंदिर में ईंटों का प्रयोग भी उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है। ये इसकी बेसिक विशेषता। प्रश्न ये आ सकता है कि गुप्त काल के मंदिरों की विशेषताएं क्या थी, ये प्रश्न आ गया। 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि पहला है कि शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया, ईंटों व पत्थरों का प्रारंभ हो गया, बड़े बड़े विशाल स्तर पर मंदिर बनने लगे। फिर इसमें पूछ लेंगे ए और बी दोनों, ए बी सी तीनों, केवल बी, केवल सी, इस प्रकार आएंगे। तो कुछ 3-4 विशेषताएं आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, इन्हीं से प्रश्न आया है, इससे बाहर नहीं आया। मेरे समय में भी एक प्रश्न इससे आया था कि
दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? सीधा प्रश्न था, सबको मेरे को आता क्योंकि मेरा इतिहास सब्जेक्ट था और न जाने कितनी बार मैं तो इस मंदिर को लाइव देख चुका हूँ कि दशावतार मंदिर कैसा दिखता है, पूरा एकदम इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में देखा है मैंने। तो पहला जो मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, मैंने इसलिए क्या किया है, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया, इनको अलग अलग स्टेट में बांट दिया है। मतलब जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के मंदिर है उनको यूपी के साथ रखा है, जो मध्य प्रदेश के उनको एक साथ रखा है, और जो अन्य राज्यों के उनको एक साथ रखा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? सीधा प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा मंदिर, निम्न में से, प्रश्न क्या आ गया कि निम्न में से कौन सा मंदिर, ये प्रश्न हो गया, प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा मंदिर एमपी में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं, मैंने एमपी लिखा है, स्थित नहीं है, एमपी में नहीं है। या यूँ पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा मंदिर यूपी में नहीं है, तो स्टेट वाइज मैंने इनको जमाया है, फोटो के साथ जमाया था कि आप लोगों को सहूलियत हो। पहला मंदिर आता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है तो भगवान विष्णु से होंगे, भगवान विष्णु की 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न आ गया किससे संबंधित है, तो सीधा क्या लिखना है, भगवान विष्णु से, समझ में ही आ जाएगा। अब ये है कहाँ स्थित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ के अंदर दशावतार मंदिर, डी फॉर देवगढ़, डी फॉर दशावतार, ये याद रख सकते हैं। देवगढ़ झांसी में है और झांसी का है यूपी में, जहाँ से लक्ष्मीबाई लड़ी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी, और झांसी के अंदर एक जगह है देवगढ़, जो भीलवाड़ा वाले हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो देवगढ़ पास में भी है, वो पर देवगढ़ नहीं, एक एमपी यूपी में एक देवगढ़ है झांसी में, ग्वालियर के पास में, ग्वालियर एमपी में है, झांसी यूपी में। तो यूपी के अंदर जो झांसी है वहाँ पर एक जगह है देवगढ़, वहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है, दशावतार मंदिर स्थित है। ये प्रश्न हो गया। अब थोड़ा एक स्तर आगे बढ़ाती है आरपीएस, सिर्फ पूछ लिया कि देवगढ़ का, झांसी का जो, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी का नाम क्या लिखना है, वेत्रवती नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वेत्रवती नदी के किनारे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में क्या हुआ, जब नागर शैली बनना प्रारंभ हुई या गुप्त काल के जो मंदिर बनना प्रारंभ होते हैं, उन मंदिरों में जो सबसे पहला मंदिर जो पंचायतन शैली में बना है, कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में। अगर आप राजस्थान के हैं तो जो मेनाल का जो झरना है, बिजोलिया के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं वो भी पंचायतन शैली में बने हैं, वो भी गुप्त काल के मंदिर हैं। तो पंचायतन शैली का जो पहला उदाहरण है, प्रथम उदाहरण है, वो कौन सा मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्त काल का शिखर युक्त पहला मंदिर है। मैंने कहा था दो विशेषताएं, पहला पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण ये है, और दूसरा क्या है, शिखर युक्त। अब आप इस मंदिर की संरचना देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखिएगा, मैं पहला नंबर का जो फोटो है, नंबर 1 इसके अंदर चल रहा हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि शिखर बना है। अगर बिना शिखर होता तो केवल ये बाउंड्री यहीं तक होती, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर ये शिखर का निर्माण किया। तो शिखर युक्त जो पहला मंदिर है वो कौन सा है, गुप्त काल का दशावतार मंदिर। कहाँ स्थित है, देवगढ़ झांसी में। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान के जो दशावतार हैं, भगवान ने जो 10 अवतार लिए हैं, मत्स्य, मीन, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ये सारे जो अवतार हैं उनसे संबंधित है। अगला जो मंदिर आता है जो यूपी में स्थित है वो कौन सा मंदिर है, भीतर गांव का कानपुर, जो है यूपी में। कहाँ है, यूपी में कानपुर है, आप सब जानते हैं। कानपुर के अंदर एक जगह है भीतर गांव, वहाँ पर भी ये मंदिर स्थित है, भीतर गांव कानपुर में, जो भी किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, तो आपको सारे हर प्रकार का याद रखना पड़ेगा कौन सा मंदिर किसको है। तो ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कहाँ स्थित है, यूपी कानपुर में। और ये ईंटों से निर्मित पहला और सबसे प्राचीन मंदिर है। किससे निर्मित, ईंटों से। आप इस फोटो में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो को अगर आपने स्क्रीन को बड़ा किया तो पूरा मंदिर किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा ईंटों से बना हुआ मंदिर है। तो ईंटों से बने हुए मंदिर का सबसे प्राचीन उदाहरण यही है।
शिखर युक्त प्राचीन उदाहरण दशावतार मंदिर देवगढ़ का झांसी मंदिर है। पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण दशावतार मंदिर है। ईंटों से निर्मित पहला मंदिर कौन सा? भीतरगांव कानपुर का मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं। अब जो मध्य प्रदेश के मंदिर प्रारंभ होते हैं, तो यूपी के 2 ही मंदिर थे। कौन कौन से मंदिर हैं यूपी के? एक तो देवगढ़ का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार, और दूसरा मंदिर है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का विष्णु मंदिर। अब हम एमपी के मंदिरों की बात करते हैं, सीधा सीधा देखते हैं। ये तिगवा का विष्णु मंदिर है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर शिखर नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस मंदिर में ऊपर शिखर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ मंदिर स्थित है? तिगवा के अंदर। तिगवा कहाँ है? एमपी में। तो एमपी का मंदिर है तिगवा का। अब ये किसको समर्पित है? विष्णु भगवान। आगे तिगवा का क्या है? विष्णु मंदिर। तो भगवान विष्णु को समर्पित। अधिकांश मंदिर गुप्त काल के विष्णु को समर्पित होंगे, या शिव जी को एक आधा होगा, क्योंकि जो गुप्त शासक थे उनके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु थे। उन्होंने गरुड़ के सिक्के भी चलाए थे। जो सिक्के चलाते थे वो लोग, उनके ऊपर गरुड़ का जो साइन था वो भी बना होता था। भगवान विष्णु के भक्त थे। तो अधिकांश मंदिर जो है वो विष्णु मंदिर ही मिलेंगे। तिगवा का मंदिर मध्य प्रदेश में। एरण के अंदर भी हमको भगवान विष्णु का मंदिर मिलता है। एरण मध्यकाल में बहुत प्रसिद्ध जगह है। एरण बहुत कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध स्थल है, कलात्मक स्थल है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मंदिर प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल से। तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है। एरण का है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन चार नाम विष्णु मंदिर के दे देंगे और नचना कुठार को साथ में रख देंगे। ये कौन सा मंदिर है? तो नचना कुठार कहाँ है? पार्वती मंदिर। तो नचना कुठार में कौन सा मंदिर है? पार्वती मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है। तो पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठार में। ये भी एमपी में है। अब ये क्या कह रहा है? इसकी एक और विशेषता बता रहा है कि वक्र रेखीय शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण। अब इसका जो शिखर है हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो शिखर था वो वक्र था, इस प्रकार था। इसे कहते हैं वक्र रेखीय शिखर, मतलब ये वक्र बना हुआ है। तो नचना कुठार मंदिर क्या है? वक्र रेखीय शिखर जो है उसका क्या है? प्रथम उदाहरण है। शिखर बनना प्रारंभ हुआ। शिखर युक्त मंदिर जो है पहला कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और जब इसके ऊपर वक्र बनना प्रारंभ हुआ तो वक्र रेखीय शिखर का प्रथम उदाहरण कौन सा है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएंगे अभी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा तो आप सब देख लेंगे। आगे चलते हैं। भूमरा का शिव मंदिर, ये 5वां नंबर का है। भूमरा, ये भी एमपी में एक शिव मंदिर आया है। कहाँ है? भूमरा। भूमरा में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। ये कहाँ है? सताना, मध्य प्रदेश में। सताना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक शिव मंदिर है। कौन सा शिव मंदिर है? भूमरा। भूमरा, भूमरो, भूमरो गाना भी है, भूमरो भूमरो, तो वो भूमरा ही है, याद रख सकते हैं। भूमरा में कौन सा मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर विष्णु नहीं है। तो पार्वती मंदिर का है नचना कुठार में, और भूमरा में कौन सा है? शिव मंदिर है, सत्ताना, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के 4 मंदिर हो गए, तिगवा, एरण, नचना कुठार और भूमरा। यहाँ पर एक विशेषता है कि मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की यहाँ पर हमको मूर्तियाँ प्राप्त होती है। किसकी? मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना, 2 मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। गंगा जी की सवारी क्या है? मगरमच्छ है, और यमुना जी की सवारी है कछुआ। तो गुप्त काल में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनना प्रारंभ होती हैं। तो ये एक विशेषता है गंगा गुप्त काल की। क्या है कि गंगा व यमुना की जो नदियां हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ, और ये इस मंदिर के अंदर लगी हुई है। कहाँ पर है? भूमरा के शिव मंदिर। अब इस मंदिर को आप देखेंगे तो इसमें भी आपको शिखर नहीं दिखेगा। तो शिखर भी नहीं होते थे, कभी कभी शिखर होते भी थे।
जो अंतिम मंदिर आता है जो महत्वपूर्ण है वो है छत्तीसगढ़ का। एमपी के मंदिर हो गए हैं कितने, 1 2 3 4 और 4 मंदिर हैं एमपी के। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये अलग थोड़ा नाम है, लक्ष्मण जी का मंदिर है जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। उसको कौन सा मंदिर कहते हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर छत्तीसगढ़ में। टिगवा में क्या है, टिगवा कहाँ है, टिगवा पड़ेगा मध्य प्रदेश में। बुमरा मध्य प्रदेश में, एरन मध्य प्रदेश में, नचना कुठार मध्य प्रदेश में, भीतरगांव और देवगढ़ मंदिर है यूपी के अंदर। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। ये सब फोटो युक्त मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। ये छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, आप लोग जब जाए थे सिरपुर तो देखिएगा। खोह का शिव मंदिर जो नागौद मध्य प्रदेश में है, खोह का शिव मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, ये बाद में जुड़ा है तो मेरे को बाद में कहीं से मिला कि इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। तो खोह में कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। और अगला मंदिर है जरासंध की बैठक है, ये भी गुप्त कालीन है। और जरासंध की बैठक का है राजगृह बिहार में। ये किसी जमाने में मौर्य काल की, मौर्य राजाओं की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। मौर्य शासकों की राजधानी मौर्य काल में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर एक जरासंध की बैठक का निर्माण किया गया जो कहाँ पर थी, राजगृह बिहार में। यहाँ हमारे सारे मंदिर कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा बिंदु है मूर्ति कला। कौन सा बिंदु है, मूर्ति कला, मतलब मूर्तियों का निर्माण। अब मूर्तियों का निर्माण होगा, अब मूर्तियों का निर्माण एक विशेष ढंग से होगा, विशेष प्रकार की मूर्तियाँ होगी, किस शैली में बनेगी वो छोटी बात है, हमने को मूर्तियों के नाम याद रखने। मूर्ति कला के 3 प्रमुख केंद्र हैं, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा आप सब जानते हैं यूपी में है, सारनाथ यूपी बिहार बॉर्डर पे है, और पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट का पटना है वही बिहार की राजधानी। तो यहाँ ये स्थित है। मथुरा कला से प्रभावित, तो मूर्ति कला जो गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनी वो कौन सी कला से प्रभावित है, मथुरा कला से। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है प्राचीन काल में भारत में 2 शैलियाँ प्रसिद्ध थी। एक शैली थी गांधार शैली जिसमें मूर्तियों का निर्माण होता था, और दूसरी शैली थी मथुरा शैली जिसमें भी मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था। बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी मूर्तियां हैं वो सब गांधार शैली से है, निर्मित है। और जो गुप्त काल की मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी है, मथुरा शैली, मथुरा कला, मथुरा शैली। मैंने बता ही दिया, गंगा व यमुना की मूर्तियों का निर्माण इस काल में प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में गंगा जी और यमुना जी की मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई। गंगा जी कौन सी थी, मकर वाहिनी, मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई गंगा जी एक देवी के रूप में है, और यमुना जी भी एक देवी के रूप में है लेकिन कछुए के ऊपर बैठी हुई। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप, शिव अर्धनारीश्वर आप जानते हैं, इसमें एक तरफ शिव जी हैं और दूसरी तरफ पार्वती है। एक तरफ स्त्री है, एक तरफ पुरुष के चिन्ह, जैसे एक तरफ से इनके जटाएं हैं, शिव जी के ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, और एक तरफ से पार्वती जी है, बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर रखी हुई है। तो अर्धनारीश्वर रूप है इनका। और अर्धनारीश्वर रूप जो है वह किस काल की विशेषता है, गुप्त काल में। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस काल में प्रारंभ हुआ है। अब कुछ मूर्तियां हैं जो प्राप्त हुई है, उनसे एक प्रश्न आया था तो मैंने मूर्तियों को लिखा है। सारनाथ में पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध है। पद्मासन इस प्रकार की शेप में होता है, एक पैर के ऊपर डाल के कोई योगी अगर बैठा है तो इस प्रकार की शेप में होता है पद्मासन। तो पद्मासन वाले बुद्ध की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, सारनाथ में। मथुरा बैठे हुए बुद्ध सारनाथ में है। सारनाथ में कौन से बुद्ध हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए बुद्ध कहाँ है, सारनाथ में। और खड़े हुए बुद्ध कहाँ है, बुद्ध बैठे हुए हैं और खड़े हुए बुद्ध कहाँ है, मथुरा में। खड़े हुए बुद्ध कहाँ है, पाषाण मूर्ति कहाँ है, मथुरा में। मानकुवर एक प्रयागराज में जगह है, प्रयाग के आसपास, वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है।
ये भी पाषाण प्रतिमा है। लगभग सारी मूर्तियां पाषाण की मतलब पत्थर की बनी हुई। केवल एक मूर्ति है जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई, बुद्ध की तांबे की मूर्ति है, ताम्र प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है? ताम्र प्रतिमा, मतलब तांबे की मूर्ति है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। ये तांबे की है। मथुरा, उदयगिरी व एरण से वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इम्पोर्टेंट है कि वराह भगवान जो विष्णु थे उनके 10 अवतार हैं, उनमें से तीसरा जो अवतार था जिसमें भगवान ने सूअर के रूप में अवतार लिया है, वराह अवतार, तो उनका एक वराह रूप बना दिया गया। उसकी मूर्ति गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी और उनकी मूर्ति 3 जगह से मिलती है, मथुरा, उदयगिरी व एरण से। उसी उदयगिरी से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। महिषासुर मर्दिनी माता जी का नाम है, दुर्गा देवी का नाम है। वहाँ से किसकी मूर्ति प्रारंभ होती है? महिषासुर मर्दिनी की। कहाँ से प्राप्त होती है? उदयगिरी से। बहुत महत्वपूर्ण है, उदयगिरी से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब एक और मेरे को जो महत्वपूर्ण बिंदु लगा वो ये था कि कला के अंदर चित्रों का भी सम्मिलन होना चाहिए, मतलब चित्र भी कला के भाग हैं। तो चित्र बनाना भी एक कला है। अब गुप्त काल में जो चित्र बनते थे वो अधिकांश चित्र गुफाओं में बनते थे, या लोग क्या करते थे कि आर्टिफिशियल गुफा बना देंगे, रहने के लिए गुफा बना देंगे और उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए क्या करते थे, उसमें अलग अलग सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते थे, बहुत सुंदर चित्र बनते थे। अब ये यहाँ लेने की कहाँ जरूरत है? इसीलिए ज़रूरत है कि उस समय की जो बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनके अंदर जो चित्र मिले हैं वो गुप्त काल के। आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के नाम सुने होंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गुप्त काल में, उसमें केवल अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं, दोनों इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं बागोरा नदी के किनारे पर है, बाघ की गुफाएं बागिनी नदी के किनारे। तो दोनों बाघ बागिनी के किनारे, बाघ की गुफाएं बागिनी, बाघ और बागिनी, और अजंता की गुफाएं हैं बागोरा नदी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अब क्या हुआ, अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं अजंता में? टोटल 29। इन 29 गुफाओं में से 16, 17 और 19 कौन कौन सी? 16, 17 और 19 जो है वो किस काल की है? गुप्त काल की है। 16, 17, 19 गुप्त काल की है। इसकी खोज एक विलियम एरिस्किन नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की है? विलियम एरिस्किन। इस आदमी ने खोजा है। और ये किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। किसने खोजी? विलियम एरिस्किन ने। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गुप्त काल की कौन सी? केवल क्रम पूछेंगे, 16, 17, 19। अब इनके विशेष चित्र भी हैं। किसी में बैठी हुई स्त्री का चित्र है, किसी में सोती हुई स्त्री का चित्र है, किसी में बुद्ध बैठे हुए। वो ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतिहास वालों के लिए होता है वो। तो यह महत्वपूर्ण है। 16, 17, 19 नामक जो है 16, 17, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की है और उनके अंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। बाघ की गुफाओं में टोटल 9 गुफाएं हैं और ये सारे धर्मों से संबंधित है। बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी संबंधित इसमें चित्र है। टोटल 9 गुफाएं बाघ की हैं, 29 गुफाएं अजंता की हैं। 16, 17, 19 गुप्त। प्रश्न ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न पूछ लिया, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला बिंदु आ गया, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। दूसरा कह दिया कि अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं। तीसरा बिंदु दे दिया कि 16, 17, 18 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 16, 17, 18 नहीं होकर कौन सी है? 16, 17 और 19। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा, तो आपको 18 नहीं लिखना है, 19 करना है। और ये तीनों किस काल की है? गुप्त काल की है। तो ये हमारी गुप्त काल का जो कला साहित्य है वो पूरा होता है। अगला जो बिंदु आएगा वो मुगल कालीन स्थापत्य एवं साहित्य आएगा। तो मैं पहले हमेशा साहित्य पे फोकस करता हूँ, किताबें लंबी होती है, याद करने में टाइम लगता है। ये इतिहास का ये जो पोर्शन है, ये जो बिंदु है नंबर 1,
बहुत याद करने वाला है, लेकिन सीधा प्रश्न आता है, एक झटके में आप आंसर दे सकते हैं। थोड़ा लगेगा, 3-4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न होना मतलब 2 नंबर। मैंने अपने इस वाली भर्ती में ऐसे केस भी देखे हैं जो केवल और केवल एक प्रश्न के कारण प्रथम प्रश्न पत्र को पास ही नहीं कर पाए। उनके सब्जेक्ट के पेपर में 130 प्रश्न, मेरे इतिहास का पेपर था, उसमें 150 में से 130 प्रश्न उन लोगों के सही थे। पहला जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उसके अंदर उनके 30 प्रश्न सही नहीं हो पाए, 29 प्रश्न भी सही हो गए थे, एक प्रश्न रह गया और वो पूरी परीक्षा से बाहर हो गए। तो एक एक प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने भी असफल परीक्षार्थी हैं फर्स्ट ग्रेड के पिछले वाले, उनसे पूछेंगे तो सब एक ही बात कहेंगे, काश मेरा पहला पेपर पास हो गया होता। तो पहला पेपर पास नहीं हो रहा है लोगों का, समस्या है। तो ये वीडियो यही विराम देता हूँ। करते हैं कुछ काम, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पुराने टाइम पे आए हैं, उनको मैं लिखा हूँ, जिनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता मैंने बताया है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की 2 रचनाएं हम लोगों ने इधर चर्चा की है। विशाखा दत्त की 2 रचनाएं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। मैंने यह भी लिखा है कि दोनों क्या है, नाटक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं? कालिदास की मैंने आपको 9 रचनाएं लिखाई है, किसी ने नहीं बताई होगी। कालिदास की मैं आपको 9 रचना, 7 रचनाएं टोटल, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक है। तो ऋतुसंहार, रघुवंश और मेघदूत, तीनों उनकी रचनाएं। तो कौन सा आंसर सही हो गया? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। ये शूद्रक नाम ऊपर आ चुका है, ये रिपीट हुआ 2022 के ग्रुप ए में। शूद्रक की इसकी रचना पूछ ली विशाखा दत्त की, और सी वाले भाग में शूद्रक की रचना को हटा दिया। तो शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। मिट्टी की गाड़ी इसकी रचना है। चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण होता है जो व्यापार का काम भी करता है, और वसंत सेना नामक एक गणिका से इसको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, इसलिए उसने ये नाटक लिखा। कालिदास की रचनाएं हो गई। वसुबंधु की रचना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। पुनः वही प्रश्न है, ऊपर जो पूछा गया कालिदास की नहीं है, वही कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम, हयग्रीव वध और विक्रमोर्वशीयम। तो इनमें से केवल एक रचना है जो नहीं है, वो कौन सी है? हयग्रीव वध। हयग्रीव वध कालिदास की रचना नहीं है। अगर हम देखते हैं कालिदास की रचनाएं, तो कालिदास की टोटल रचनाएं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हयग्रीव वध। अगर हम हयग्रीव वध देखते हैं, शायद मैंने लिखाया होगा हयग्रीव वध, हयग्रीव वध नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब ये गुप्त काल की रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की थी। शूद्रक की रचना हो गई है, कालिदास की रचना हो गई। अब देखिए ग्रुप डी, 2 प्रश्न, 75 में से 2 प्रश्न आपके यही क्लियर हो गए, केवल साहित्य वाले भाग से। कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? अब ये प्रश्न पूछा गया था और इसको लगभग 70-80% लोगों ने गलत किया है, सीधा प्रश्न लगा दिया, आंसर नहीं। इसमें गुप्तकालीन तो पढ़ लिया, इस शब्द को भूल गए हैं। गुप्त काल में सारी पाषाण की मिली है, एक ताम्र प्रतिमा मिली है, वो कौन सी थी? सुल्तानगंज के बुद्ध। देवगढ़ के शेषशाही विष्णु, वो है पाषाण मुद्रा है। सारनाथ की जो है उसके अंदर बैठे हुए पाषाण की मुद्रा है, और गुफा के जो वराह मूर्ति वो पाषाण की मूर्ति है। केवल सुल्तानगंज के जो बुद्ध हैं वो तांबे की मूर्ति है, ताम्र मूर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? सुल्तानगंज के बुद्ध। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं? 2018 में प्रश्न था, यह प्रश्न मैंने पूछ लिया है। बुमरा एमपी में, नचना कुठार एमपी में। ये नाम आप याद रखिए, इन्हीं को रिपीट करेंगे। 2018 का प्रश्न 2024-25 में रिपीट होगा। शिव मंदिर का है, बुमरा पूछ लेंगे। नचना पार्वती मंदिर का है, नचना कुठार। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यूपी के अंदर, और तिगवा का है एमपी में। यही प्रश्न आपको इस वाली परीक्षा में मिलने वाला है, मेरे को 100% लगता है। इसी प्रश्न को सीधा खड़ा कर देंगे और पूछ लेंगे इनका सही मैच करिए या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में नहीं रचा गया था? वो है वृहत कथा नहीं है, काव्य मीमांसा नहीं है, स्वप्नवासबद्धता नहीं है। स्वप्नवासबद्धता और काव्य मीमांसा, वृहत कथा, ये सब बौद्ध काल के ग्रंथ हैं। केवल एक ग्रंथ है अमर सिंह का अमरकोश।
अमर सिंह द्वारा लिखा गया है अमर कोश। ये कौन सी काल की रचना है? गुप्त काल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं की गई? तो कामसूत्र, ऋतुसार और कामंदक का नीतिसार, ये तीनों रचनाएं गुप्त काल की है। विक्रमांक देवचरित बाद में आती है, चोल काल के आसपास की रचना है विक्रमांक देवचरित, कल्हण वगैरह इनके द्वारा लिखी गई है विक्रमांक देवचरित। तो इसका आंसर क्या हो गया? विक्रमांक देवचरित। तो ये प्रश्न थे जो हमने रिपीट है लोग कर लिए हैं। एक साहित्य से अधिक आते हैं, मंदिरों से भी आती हैं। तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगली बार हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे मुगल काल से। प्रयास करूंगा कि वीडियोस कंटिन्यू रहें, आप लोगों का सहयोग बना रहा। तो सहयोग क्या है? आप लोग पढ़ते रहिए और कुछ नहीं है।